कोर्स का ओवरव्यू। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो जो भी स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए। डेटा जो वर्ड है इसका मतलब अगर हम थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकली समझें तो हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू का मतलब वैल्यूज होना चाहिए। बहुत सारी वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, डेटा कहते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि इस क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास उन 40 स्टूडेंट्स का 10th के मार्क्स की वैल्यूज अवेलेबल है। पहले स्टूडेंट के 10th मार्क्स आए थे मान लीजिए 82%, दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स आए थे मान लीजिए 78, तीसरे वाले के आ गए मान लीजिए 72, कुछ भी आ गए ऐसे करके। तो इस तरह से मेरे पास 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स की वैल्यू रखी हुई है। या मुझे इन सारे स्टूडेंट के एज बताया गया है, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास है डेटा अवेलेबल। तो डेटा का मतलब यहाँ पर हमेशा मोर देन वन वैल्यू से होगा। तो जब आप स्टैटिस्टिक्स पे काम करने आते हैं तो स्टैटिस्टिक्स पर काम करने के लिए आपके पास मोर देन वन वैल्यू जरूर होनी चाहिए। आप बोलो नहीं मेरे पास तो जी एक वेरिएबल है एक्स जिसमें रखा है 10, अब इस पे लगा दो स्टैटिस्टिक्स, तो सेंस नहीं आएगा। सिंगल वैल्यू पर स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डेटा को समराइज करना। अब इसमें समराइज क्या करोगे, एक तो वैल्यू है, यही समरी है इसकी। तो क्या समराइज करें इसमें आगे हम, आपके पास बहुत सारे डेटा पॉइंट होते हैं तो आप उनको समराइज करने की बात करते हैं, ताकि सबको कलेक्टिवली वन वर्ड में अगर कुछ कहा जाए तो वो ये स्टेटमेंट, इस क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, उनके अपने अपने 10th में मार्क्स आए थे। समराइज हम ऐसे कर सकते हैं कि इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं सबसे कम मार्क्स 10th में जिसके आए हैं वो हमारे हैं 43। उसका नाम क्या है वो अगला पॉइंट हो गया कि बताना है कि नहीं बताना है। बट अभी हमने एक समरी क्या बताई कि 43 मिनिमम मार्क्स है इन सारे स्टूडेंट के जो यहाँ पर बैठे हैं। दूसरी समरी क्या निकाल सकते हैं, भाई मैक्सिमम मार्क्स 88 वाला बैठा हुआ हमारे यहाँ पर। तीसरा क्या निकाल सकते हो, सर एवरेज मार्क्स हमारे 62 आ रहे हैं। तो आप क्या निकाल रहे हो, ये इस तरह से आप अपने सिंगल वैल्यू पर स्टेटमेंट दे रहे हो बहुत सारी वैल्यूज का। तो अगर सिंगल वैल्यू है तो स्टैटिस्टिक्स की जरूरत नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ कि बहुत सारी वैल्यूज को पाइथन के प्रोग्रामर की नजर से सोचो कि पाइथन के प्रोग्राम में बहुत सारी वैल्यूज को कहाँ रखा जाता है, लिस्ट में, टपल में, सेट में। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, लिस्ट एटलीस्ट होनी चाहिए, टपल होना चाहिए, सेट होना चाहिए। बेसिक लेवल के कलेक्शन हमारे पास होने चाहिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रियल टाइम पे डेटा हमारा लिस्ट टपल सेट में नहीं होगा, रियल टाइम पे डेटा तो हमारी एक्सेल फाइल में होगा। और एक्सेल फाइल से डेटा को मुझे रीड करके प्रोग्राम में लाना होगा और उस पर फिर स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा। तो वो अभी हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, अभी पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये सब होता क्या है। और हम इनको समझने के लिए एक लिस्ट बना लेते हैं जिसके साथ हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे स्टैटिस्टिक्स। जब सीख जाएंगे फिर मैं आपको एक्सेल फाइल के साथ, सीएसवी फाइल के साथ, इन सब के साथ भी इन कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा कि कैसे ये करा जाए, क्योंकि रियल टाइम पर यही होगा, है ना। चलिए, तो अब मान लेते हैं मेरे पास कोई भी एक लिस्ट है। अब आप बोलो सर हमें तो यही नहीं पता लिस्ट क्या होती है। तो हम ये कह सकते हैं, फिर अभी आप थोड़ा जल्दी आ गए इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए। आपको एटलीस्ट लिस्ट, टपल, सेट, मॉड्यूल और एक ओवरव्यू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेने के बाद ये टॉपिक पढ़ने आना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो होंगे लगभग 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये सब आता होगा। एक्सेप्शनली कोई होगा जिन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा या वो अपने लेवल पर जानते होंगे, क्लास में उनको अभी नहीं पढ़ाया गया, हो सकता है उनका बैच अभी बहुत पहले चल रहा है, तो वो अपने लेवल पर इन चीजों को थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो अब एक लिस्ट मैंने यहाँ पर बना ली और उस लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज मैंने रख दी और बहुत छोटी वैल्यूज रख दी, 2, 3,
4 और आसान कर देते हैं। ये लो, आसान करने के लिए मैंने 4 को 5 कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर इस लिस्ट में मुझे क्या करना है, एवरेज वैल्यू बतानी है, तो एवरेज वैल्यू कैसे बताएंगे? तो कोई भी यही बोलेगा कि सर इन तीनों का सम करके डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर दीजिए, तो 2 + 3 + 5 डिवाइडेड बाई 3 जो रिजल्ट आएगा वो एवरेज होगा। तो जब हम आपको बहुत सारी वैल्यूज देते हैं और ये कहा जाए कि भाई इनका निकालो एवरेज वैल्यू, तो जनरली कोई भी क्या करेगा, उन सारी वैल्यूज का सम करके डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा कर देगा। अब ये वो आंसर है जो सही भी है और गलत भी है। सही क्यों है? क्योंकि ऐसा हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, सुना है, समझा है। गलत क्यों है? क्योंकि अब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा जो नजरिया होगा देखने का चीजों को, वो एक आम इंसान की तरफ नहीं होना चाहिए। दिखना चाहिए फर्क कि जिसने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है वो और जिसने नहीं पढ़ी है वो, उसका नजरिया क्या होता है एक ही डेटा को लेकर। ठीक है, चलो तो अब आपको ये बताया जा रहा है कि जब भी आप एवरेज निकालते हो तो उस एवरेज को ही टेक्निकल टर्म में क्या बोला जाता है, मीन। तो मीन जिसको हम बोलते हैं उसी चीज को लेमैन टर्म में अगर हम बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, एवरेज। कि एवरेज क्या है। ठीक है, तो अब 3 तरह के एवरेज है जो हम लोग निकालते हैं जनरली। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट का सम डिवाइडेड बाई एन। तो जो आप जानते हैं बाय डिफॉल्ट आप अर्थमेटिक मीन को जानते हैं, तो अगर मैं इसका अर्थमेटिक मीन निकालूंगा तो कितना आएगा, 2 + 3 + 5 डिवाइड बाई, कितना हो गया ये हमारा, 10 डिवाइड बाई 3, कितना आ जाएगा, 3.33 समथिंग, जो भी आएगा वो आप जानते हैं। ठीक है, अब इस काम को अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं ही ऐसे करूंगा तो पाइथन ही क्यों पढ़ रहे हैं फिर तो सी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, अगर हमें खुद से फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना होगा। भाई ये चीज का जावा से, सी से, पाइथन से क्या मतलब, ये तो गणित है, ये तो होती है। तो पाइथन से पढ़ने का फायदा यही होगा कि शायद इन फार्मूलों को हमें फोकस नहीं करना होगा, पहले से कोई लाइब्रेरी आती होगी जिसके अंदर इन फार्मूलों को पहले से इंप्लीमेंट कर दिया गया होगा। आंसर है sir। तो ऐसी कई लाइब्रेरीज हैं, उनमें से 3 हमारे कोर्स का पार्ट है, तीनों से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली लाइब्रेरी जो हम यूज करने जा रहे हैं उसका नाम वही है जो हमारे टॉपिक का नाम है, स्टैटिस्टिक्स। तो एक लाइब्रेरी होती है पाइथन के अंदर जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, और इस लाइब्रेरी को हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। अब ये जो वर्ड है शुरू में तो बोलने में भी नहीं आता है ना, 10 बार 15 बार जब बोलोगे तब आपकी टंग को प्रैक्टिस होगी कि ये वर्ड क्या है। ठीक है, उसके बाद जब इसको बार बार मैं लिखूंगा तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, तो मैं इसका एक छोटा सा नाम रख देता हूँ, मान लीजिए स्टैट रखते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको स्टैट या जो भी नाम देना चाहे अपने पसंद से वो आप दे सकते हैं। तो मैंने स्टैट इसका नाम दे दिया, स्टैट डॉट एक मीन नाम का हमारे पास इसके अंदर फंक्शन होगा जिसको हम लोग कॉल करेंगे और इसमें एज आर्गुमेंट क्या पास कर देंगे, अपने लेते। तो स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के अंदर मीन नाम का एक फंक्शन होता है जो अपने अंदर अर्थमेटिक मीन को इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, प्रिंट कराएंगे तो वही आंसर आएगा जो आपने मुझे बताया। एक काम करते हैं, इसे 4 कर दें अगर, तो कितना आ जाएगा,
9/3 आसान फिगर हो गया। चलो ये कर लो, हमें तो समझना है। ठीक है। अब अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 2 गुणा 3 गुणा 4। उसके बाद nth रूट। एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट। रूट निकालना है। कौन सा रूट निकालना है? जितने एलिमेंट है उतना रूट निकालना है। अगर ये 2 एलिमेंट होते तो मैं इनका सेकंड रूट निकालता, मतलब 1/2। 1/2 का स्क्वायर रूट होता है ना। और अगर 3 एलिमेंट है तो 1/3। 1/3 का क्यूब रूट होता है। ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट, उसके बाद nth रूट उस प्रोडक्ट का। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 2 × 3 6, 6 × 4 24, 24 का क्यूब रूट जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। अभी मैं आपको बस फार्मूलों से फैमिलियर कर रहा हूं। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि इन दोनों में से कब कौन सा यूज करना चाहिए। तो ज्योमेट्रिक मीन नाम का एक रेडीमेड फंक्शन है, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल जो हमने इंपोर्ट किया है, इसके अंदर ज्योमेट्रिक अंडरस्कोर मीन नाम का एक रेडीमेड फंक्शन है जो वही काम करेगा जो आप कह रहे हो। तो 64 का क्यूब रूट 2.88 आता होगा। ठीक है। अब तीसरा आता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 हमारे केस में, डिवाइडेड बाई 1/, फर्स्ट एलिमेंट प्लस 1/, सेकेंड एलिमेंट प्लस 1/, थर्ड एलिमेंट प्लस डॉट 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 1/nth एलिमेंट। इसको आप सॉल्व करिए, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। करिए सॉल्व इसे, कितना आएगा अगर हम सॉल्व करें तो? 3 कितना हो गया नीचे ये? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, 12 लिख लेते हैं यहाँ पे। कितना आएगा यहाँ पर? 6 4 3। कितना हो गया? 3/6 और 4 10, 3 13 12, ये 12 यहाँ पहुंच गया। 36 डिवाइडेड बाई 13, ऐसा कुछ आएगा। देखो जो भी आता है। तो स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के अंदर फंक्शन है जिसका नाम है हार्मोनिक मीन। इसमें पास करो। कितना आया हमारा? 36 डिवाइडेड बाई 13, 2.76 आना चाहिए इसका। 2.76 आ। तो सबसे पहले तो हमने अपने ब्रेन को ये बताया कि ये 3 चीजें होती हैं। अभी तक हमारा ब्रेन शायद एक ही चीज जानता था, मीन का मतलब दिस वन, और इसको हम बाय डिफॉल्ट क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक। ये हमारा अर्थमेटिक मीन। तो अब हमारे ब्रेन को एटलीस्ट ये पता चल गया कि नहीं भाई, मीन और भी होते हैं। और फार्मूलों पर मत जाइए, मैंने तो बस आपको बता दिया कि फार्मूले क्या क्या होते हैं। आपको फार्मूले पर नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट पे जाना है कि कब कौन सा यूज करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं अर्थमेटिक की। कब हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं? जब हमारे ग्रुप में, ग्रुप मतलब लिस्ट में, वैल्यूज सिमिलर रेंज को रिप्रेजेंट करती हैं, सारी वैल्यूज सिमिलर रेंज को रिप्रेजेंट करती हैं, तो हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। नहीं आया समझ? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझ में जल्दी आता है। मान लीजिए आपके 10th के मार्क्स की बात करें
वहां पर आपने कोई सब्जेक्ट था, मान लीजिए आपका फिजिक्स फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स में आपके जो मार्क्स आए वो आए मान लीजिए 67। अच्छा ये बता सकते हो कि मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स क्या थे? आपके कम से कम नंबर कितने आ सकते थे? आई 67 है, लेकिन कम से कम कितने आ सकते थे और ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते थे? तो हमने कहा नेगेटिव मार्किंग अब होती नहीं है, 0 से 100 आ सकते थे, या तो 0 आएंगे हमारे या फिर मैक्सिमम 100 आ सकते हैं। ठीक। अब दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स बताए मैंने, केमिस्ट्री मान लो कितने आए केमिस्ट्री में? मान लो केमिस्ट्री के अंदर आ गए हमारे 58। चलो कोई बात नहीं, आए आपके 58 जरूर है, लेकिन ये बताएंगे कि कितने पॉसिबिलिटी थी मिनिमम और मैक्सिमम की? हमने कहा भाई 0 और 100। ठीक है। उसके बाद हमने कहा एक सब्जेक्ट और था मैथ, कितने आए इसमें? 98 आ गए। कितने आ सकते थे? हमने कहा भाई 0 आ सकते थे, मैक्सिमम 100 आ सकते थे। अब ये तीन वैल्यूज आपको दी गई, एक लिस्ट में रखकर ये तीन वैल्यूज आपको दी गई, और आपसे कहा गया कि भाई इनका मीन निकालो। तो अर्थमेटिक मीन ये कहता है कि मुझे तब निकाले आप जब जिन वैल्यूज का मीन निकाला जा रहा है उनका मिनिमम और मैक्सिमम सबका सेम, यानी कि ये सारी वैल्यूज की जो रेंज है वो कैसी है? सेम है। ये भी 0 to 100 है, ये भी 0 to 100 है, ये भी 0 to 100 है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या निकालना चाहिए? अर्थमेटिक मीन निकालना चाहिए। हमने आज तक कभी ऐसा नहीं सोचा, बट जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। कोइंसिडेंटली हमारी लाइफ में ऐसा हुआ कि जब जब हमने मीन निकाला, अर्थमेटिक निकाला, वहां पर ये चीज फिट हो गई थी, जाने अनजाने में ये वाली रेंज वाली चीज फिट हो गई। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक इंसान है, इस इंसान का वेट मान लीजिए 72 kg है। अब हमने पूछा क्या चाहिए बताओ कि इंसान का वेट किस रेंज में हो सकता है? 0 तो नहीं होगा भाई, एक इंसान है तो उसका कोई तो वेट होता होगा। मान लीजिए अडल्ट है वो, है ना, 18+ है, समझना आसान हो जाएगा। तो क्या रेंज हो सकती है भाई? 40 साल, 40 किलो का तो होगा ही होगा, है ना? कितना हो सकता है? अदनान सामी आज से 10 साल पहले जितना था उतना लगा लो। कितना था? 300 किलो का था वो। अब देखो कितना हो गया है, 70 किलो का ही रह गया है ना? तो अगर कोई इंस्पायर होना चाहे तो उससे हो सकता है। चलो बहरहाल जो भी है, हमें नहीं होना, फिलहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो एक इंसान का वेट जनरली इतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा का वेट होगा तो कहाँ सर्वाइव कर पाएगा वो, है ना? 300 किलो से ज्यादा का इंसान कैसे करेगा सर्वाइव? बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए लाइफ जीना आगे अपनी, है ना? चलो, अब अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास एक एलिफेंट है, हाथी है एक, उसका एक वजन है, हाथी का भी एक वजन होगा, बिल्कुल होगा। कितना है? हमने कहा 150 किलो है। अच्छा बताओ हाथी का वजन कितना होता होगा? कितना होता होगा एक हाथी का वजन? मुझे लगता है 50 किलो से लेकर हो सकता होगा कितने किलो तक का, 800-900 किलो तक का होता होगा, नहीं होता होगा? लेकिन ये क्लियर है कि इंसानों की रेंज से अलग ही होता होगा। हम एग्जैक्ट नंबर पे नहीं जाते, आप कॉन्सेप्ट पर जाइए। कॉन्सेप्ट ये है कि एलिफेंट जो होते होंगे उनका जो वेट वैल्यूज होती होंगी वो इंसानों वाली रेंज की तो नहीं होती होंगी, ये क्लियर है।
ये इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, फिर मेरे पास एक और है, और मान लीजिए यहां पर हमने कोई एक चीटी ले ली और हमने कहा चीटी का वजन कितना है, हमने कहा ये तो किलोग्राम क्या ग्राम में आएगा। तो अगर यूनिट सेम रखे तो 0.005 किलोग्राम है, ऐसे मान लो। और क्या है, रेंज कितनी होगी, कितनी होगी वो छोड़ो, लेकिन ये बड़ा क्लियर है, इन दोनों से बिल्कुल अलग होगी। मुझसे कहा गया एक लिस्ट है, उस लिस्ट में 3 वैल्यू पड़ी हुई है। अब क्या करो, अब आप उसका ना मीन निकाल दो। तो मुझे एक लिस्ट में 3 अलग अलग वेट दिए गए हैं और मुझसे कहा गया एवरेज निकाल दो। तो अभी आप क्या करोगे, ना इधर देखोगे ना उधर देखोगे, वही अपना फार्मूला लगा दोगे, जोड़ के भाग कर दो। इस बार ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आप करोगे वो तब जब सारी वैल्यू की जो रेंज है वो सेम है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हमारी वैल्यूज अलग अलग रेंज से बिलोंग कर रही है सारे वजन है सारे वेट, लेकिन अलग अलग हमारे कॉन्टेक्स्ट के हैं। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में आपको ज्योमेट्रिक मीन लगाना चाहिए। तो ज्योमेट्रिक मीन हम कब लगाते हैं, जब मुझे कोई भी चीज बताई जा रही है लेकिन वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट की है, उनका एवरेज निकालने को जब कहा जाए तो हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन नहीं निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पर, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। अब मैं आपसे, कोई एक इंसान है जिसकी हाइट है 5 फुट, एक पेड़ है जिसकी हाइट है 50 फुट, एवरेज हाइट बताओ। तो अर्थमेटिक मीन गलत हो गया, क्योंकि इंसानों की हाइट की मिनिमम मैक्सिमम जो हो सकती है वो पेड़ की नहीं है, वो अलग है बिल्कुल। हाँ, आप बोलो सर 3 पेड़ हैं, इनकी अपनी अपनी हाइट है, एवरेज हाइट बता दो, अर्थमेटिक। 3 इंसान है, तीनों इंसान है, तीनों की हाइट गिवन है, अर्थ एक हमारा एवरेज हाइट बता दो, अर्थमेटिक मीन। समझ में आ रही है क्या बात मैं कहना चाह रहा हूं। तो अर्थमेटिक मीन हमें कब यूज करना चाहिए, जब जो हमारे पास वैल्यूज दी गई है ग्रुप में रखकर वो सारी वैल्यूज सेम रेंज को रिप्रेजेंट करती हैं, तो मुझे क्या यूज करना चाहिए, अर्थमेटिक मीन लगाना चाहिए। एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। इन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल 10th के सब्जेक्ट के मार्क्स, और हम जाने अनजाने में सब्जेक्ट के मार्क्स 0 से 100 0 से 100 के रेंज में होते थे, इसलिए हम ऐसा कर पाते। ठीक है, तो सर आपने जिस तरह से बताया उस तरह से अगर कोई हमें ये ना बताए, अगर कोई हमें ये ना बताए कि ये कौन है ये कौन है ये कौन है, बस ये बता दे 72 है 150 है 0.005 है, एवरेज निकाल दो, तो फिर तो सर कैसे निकालूंगा, बताओ तो पहले कौन क्या है। तो हमें आज तक कभी नहीं बताया गया था ऐसे, और हम क्या लगाते थे, एक ही फार्मूला लगाते चले आ रहे थे। तो ये नजरिए का फर्क पड़ेगा, जिसको स्टैटिस्टिक्स आती है जिसको नहीं आती उसको। जिसको आती होगी वो आपसे जरूर पूछेगा कि आप जो मुझे दे रहे हो इसका कॉन्टेक्स्ट बताओ। जब तक कॉन्टेक्स्ट नहीं बताओगे सही समरी नहीं निकलेगी, सही पिक्चर नहीं निकलेगी, सही रिपोर्ट नहीं निकलेगी। जो मैं निकाल कर दूंगा वो गलत हो जाएगा, फिर आप बोलो गलत बता दिया। तो जब भी आप किसी से डेटा लेकर आते हैं उस डेटा में सिर्फ वैल्यूज ही नहीं इंपॉर्टेंट होती हैं, वो वैल्यूज क्या हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उन वैल्यूज का क्या वाला पोर्शन हमें बताएगा कि आपको कौन सा टेक्निक यूज करना है समरी निकालने के लिए। ठीक है, चलिए, तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अर्थमेटिक मीन तब निकालना है जब वैल्यू सेम रेंज में होती है। एग्जाम्पल याद करने के लिए 10th के मार्क्स का एवरेज। और ज्योमेट्रिक मीन हमें तब निकालना चाहिए जब हमें डिफरेंट रेंज की वैल्यू का मीन निकालने को कहा जाए। जैसे बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज के वेट्स निकालने हैं, हाइट निकालने हैं, या कोई भी कंसीडर कर सकते हैं आप एग्जाम्पल अपने।
ज्योमेट्रिक मीन में, ज्योमेट्रिक मीन में कुछ रूल्स और हैं। पहला रूल, ज्योमेट्रिक मीन का मैथमेटिकल फार्मूला मैंने पहले बता दिया, कॉन्सेप्ट मैंने बाद में बताया। अब वापस सोचो ब्रेन के अंदर इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होगा। जितने एलिमेंट सबका क्या होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन। अब सोचिए, अगर ज्योमेट्रिक मीन जिस ग्रुप का निकालने को दिया गया है, या मैंने डिसाइड किया कि चलो इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, अगर एक भी एलिमेंट जीरो हो गया, सब खत्म, कुछ नहीं बचा। क्यों? क्योंकि गणित क्या कह रही है, सबकी क्या होगी, मल्टीप्लाई। अर्थमेटिक मीन में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां पर प्लस होता है। तो अगर कोई एलिमेंट जीरो हो जाएगा तो रिजल्ट निकल कर आएगा। अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालते समय जिन एलिमेंट का ज्योमेट्रिक मीन निकाला जा रहा है, एक भी एलिमेंट जीरो हो गया, रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, जीरो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो रही है हमारी। ठीक है। उसके बाद दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल यह है कि कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई नंबर नेगेटिव हो गया तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला कहता है कि मल्टीप्लाई के बाद जो निकल कर आएगा उसका क्या लेंगे, रूट निकालेंगे। सेकंड रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट। गणित में आज तक नहीं पता कि नेगेटिव नंबर का रूट क्या होता है। हम क्या मानते हैं, इमेजिनरी नंबर, प्लस माइनस आई मानते हैं। तो वो रिजल्ट हमारे काम का नहीं रहेगा। तो अगर आप ज्योमेट्रिक मीन निकालने जा रहे हैं तो इन दो बातों का ध्यान रखेंगे कि नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए जिनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हो, और जीरो नहीं होना चाहिए। अब आपका ये तर्क सही भी है गलत भी है, क्या कि सर अगर दो नंबर माइनस है तो मल्टीप्लाई प्लस ही हो जाएंगे। तो आप दो क्यों कह रहे हो, मैं तीन कह रहा हूँ, मैं एक कह रहा हूँ। तो आप एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखते हैं, आप एक जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं। तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट या एक या तीन या पांच एलिमेंट नेगेटिव हो गए तब तो रिजल्ट नेगेटिव ही निकल कर आएगा। अब कैसे निकालोगे इसका रूट, फिर इसका या क्यूब रूट कैसे निकालोगे, या एनएच रूट कैसे निकालोगे, इन जनरल नहीं निकलता। ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन जिन एलिमेंट का निकालना है वो सारे एलिमेंट पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए, पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए। अर्थमेटिक मीन का इस तरह से कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, अब सर जरा पिक्चर में लेके आओ आखिरी वाला। आखिरी वाला है हार्मोनिक मीन। एक काम करते हैं, एक चार्ट बना देते हैं, आप अपने लेवल पर लिख लेना क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नहीं लिख पाऊंगा यहाँ पर। बोल दे रहा हूँ, अपने अपने हिसाब से लिख लेना। ये हो गया अर्थमेटिक मीन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना। ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन, ये हो गया हार्मोनिक। तो एक ही पिक्चर में तीनों बातें आ जाएंगी तो समझना आसान हो जाएगा। तो पहला वाला पॉइंट, इफ वैल्यूज आर इन सिमिलर रेंज। इफ वैल्यूज आर इन सिमिलर रेंज। वैल्यूज आर इन डिफरेंट रेंज। सिमिलर रेंज। अर्थमेटिक में नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, सब अलाउड है। ओनली पॉजिटिव वैल्यू अलाउड है।
जीरो भी अलाउड नहीं है, अपनी भाषा में लिखना चाहो तो लिख लो। नेगेटिव अलाउड नहीं है, जीरो अलाउड नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव अलाउड। सिर्फ सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू अलाउड है, इसमें भी नेगेटिव और जीरो अलाउड नहीं है हार्मोनिक मीन में। हार्मोनिक मीन एग्जैक्ट क्या है मैंने नहीं बताया है, बताऊंगा। तो हार्मोनिक मीन का स्पेशल केस है, इफ कब निकालना चाहिए, जब वैल्यूज सिमिलर रेंज में हो, लेकिन वो जो वैल्यूज है वो क्या हो, इफ वैल्यूज आर रेट, जो वैल्यूज है वो आपकी रेट्स होनी चाहिए। अब सर रेट का मतलब क्या है, रेट का मतलब होता है दर। दर का मतलब क्या होता है, जब कोई भी वैल्यू दो यूनिट से मिलाकर दिखाई जाए तो उस वैल्यू को रेट कहते हैं। फिर सुनेंगे, जब कोई वैल्यू दो यूनिट से मिलाकर बताई जाए तो उस वैल्यू को रेट कहते हैं। नहीं आया समझ? यहां से हम ताजमहल देखने चलते हैं आगरा के लिए, तो जिस कार से हम जा रहे हैं उस कार की जो स्पीड है, हमने आधी जो दूरी है वहां पर रखी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर, 80, 80 को समझाने के लिए किलोमीटर पर आवर। उसके बाद रिमेनिंग हाफ मैंने 100 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस से कवर करी। बताओ मेरी जर्नी में एवरेज स्पीड क्या रही। तो अब यहां पर आप 90 नहीं कहेंगे, जिसने 90 कह दिया उसका आंसर गलत है। अगर आप इंटरव्यू में गए, बहुत ज्यादा चांस है कि जब आप इंटरव्यू में जाते हो और रिज्यूमे के अंदर लिख कर बैठे हो कि मुझे स्टैटिस्टिक्स आती है, तो पहला क्वेश्चन यही होगा। बस वो आगरा की जगह कानपुर लगा देगा, बरेली लगा देगा, कुछ और लगा देगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस है यही पूछेगा कि भाई आप कहीं जा रहे हो और आपने कुछ डिस्टेंस इतने किलोमीटर पर आवर से कवर करी और अगली डिस्टेंस इतने से करी, बताओ एवरेज स्पीड आपकी क्या रही। क्योंकि यहाँ से 100 में 99 ऑटोमेटिकली इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि इस वाले को देखकर आपका आंसर 90 आएगा, जो कि गलत है। अब मुझे बताना है कि गलत क्यों है ना। जब हम वैल्यूज को रेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं ये हमारे रेट्स हैं। रेट का मतलब दो यूनिट, देखो किलोमीटर, किलोमीटर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की। भाई किलोमीटर में क्या, डिस्टेंस ही तो मेजर करते हैं। मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये सब क्या है, डिस्टेंस की यूनिट तो है, मेजर तो है। दूसरा कौन है, आवर। आवर किसकी यूनिट है, टाइम की। तो ये दो अलग अलग यूनिट मिलकर एक सिंगल वैल्यू को डिफाइन कर रही है, स्पीड। तो स्पीड क्या है, स्पीड एक रेट है। तो जो स्पीड का नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक रेट होता है। क्यों, क्योंकि वो दो यूनिट से मिलकर बनता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपने 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चलाई और अगली डिस्टेंस 100 किलोमीटर पर आवर से कवर करी, तो आपकी एवरेज डिस्टेंस हार्मोनिक मीन से आपको निकालनी है। और अकॉर्डिंग टू हार्मोनिक मीन ये कितनी आनी चाहिए, 2 डिवाइडेड बाई 1/80 प्लस 1 अपॉन। अब हम मेहनत नहीं करते, हम निकाल लेते हैं।
मान लो मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें ये दो वैल्यू रख दी मैंने, 80, 100। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लिस्ट में यूनिट नहीं लगाते, लिस्ट में तो खाली नंबर लिखा जाएगा। ये आपको अपने ब्रेन में रखना है कि वो 80 क्या था, वो 100 क्या था, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे। सेट डॉट हार्मोनिक मीन क्या आएगा ये नहीं पता, लेकिन जो नहीं आएगा वो पता है कि 90 नहीं आएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे दाएं बाएं बिल्कुल आएगा। अब जो फार्मूला मैंने बताया उसमें वैल्यू पुट करके देख लो, यही आएगा। तो आपकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो 88.8 समथिंग करके आएगी। तो हार्मोनिक मीन मुझे कब निकालना चाहिए, जब मेरी वैल्यूज रेट को रिप्रेजेंट करती हैं। और अर्थमेटिक मीन कब निकालना चाहिए, जब मेरी वैल्यूज इंडिपेंडेंट यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, रेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट यूनिट। वेट किलोग्राम में, हाइट सिर्फ हाइट है, सिर्फ मार्क्स है, सिर्फ सैलरीज है। तो ऐसी वैल्यूज जो इंडिपेंडेंट यूनिट से रिप्रेजेंट हो रही हैं, है ना, उनके लिए अर्थमेटिक एवरेज। और ऐसी वैल्यूज जो इंडिपेंडेंट यूनिट से रिप्रेजेंट हो रही हैं लेकिन वो डिफरेंट रेंज की हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन। कोई और एग्जांपल बताओ मुझे जहां पर हम हार्मोनिक मीन निकालेंगे एवरेज निकालने के लिए, स्पीड को छोड़कर। क्योंकि स्पीड वाला एग्जांपल तो मैंने बता ही दिया। दौड़ाओ दिमाग अपना, कहीं भी दुनिया में जहां पर हम एवरेज निकालें लेकिन वो हार्मोनिक मीन से निकले, सोचो कोई एग्जांपल। और तो ऐसे देखो आप सोचोगे तो फिर सारे रेट हो जाएंगे। आप 1 किलो चीनी लेकर आए, तो 1 किलो चीनी 40 रुपए की है, तो 40 पर केजी। तो आप अगर इस नजर से सोचोगे तो फिर वो रेट हो गया। भाई एक कंपनी है जिसकी चीनी है 40 किलो, 40 रुपए किलो, दूसरी कंपनी की चीनी है 45 रुपए किलो। अब मैं आपको एवरेज बताऊं, तो कुछ लोग इसका मैं अर्थमेटिक लगा देंगे, कुछ लोग इसमें हार्मोनिक लगा देंगे। जो हार्मोनिक लगाएंगे उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा कि 40 क्या है, एक वैल्यू है जो क्या है, पर केजी दर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। वो एक नजरिया सही हो सकता है। कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जहां पर कंट्रोवर्सी ना हो पाए। एग्जैक्ट तो सर ये तो यही हो सकता है, दूसरा होगा ही नहीं। जिसको जो भी कहना है वो चैट में लिख सकता है ना, क्योंकि जब आप अनम्यूट होते हो तो आपको नहीं पता होता आपके बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है। तो कभी कभी बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन आप ही लोगों के लिए हो जाती है, क्योंकि जो आपके बैकग्राउंड में चल रहा होता है वो सबको सुना ही आता है फिर। तो अगर आपको कुछ बोलना है हैंड रेस करिए, मैं अनम्यूट कर दूंगा, आप बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, जो बताना है बता सकते हैं। चैट ऑप्शन ओपन ओपन है हमेशा, आप लिखकर हमेशा बता सकते हैं जो आपके मन में है। जी बताएं। सर क्रिकेट में बॉलर जो होता है उसकी अगर हम वो स्पीड हम देख सकते हैं ना कि वो कितनी स्पीड से बॉलिंग कर रहा है, तो वो तो हार्मोनिक में आ जाएगा। कौन सा? क्रिकेट में बॉलर जब बॉल बॉलिंग कर रहा तो वो होता तो है। स्पीड ही हो गए ना। अब चाहे भाई, अगर आप तो बोले कि भाई कोई बॉलर है, उसने इतनी स्पीड से बॉल फेंकी, तो वो तो स्पीड हो गई, स्पीड तो रेट होता ही है, अभी हमने समझ ही लिया। तो वो एग्जाम्पल ठीक है कि भाई एक बॉलर ने 6 बॉल फेंकी, चलो ठीक है, मतलब ये भी सही एग्जाम्पल है। एक ओवर में 6 गेंद फेंकी गई, हर बॉल की अलग अलग हमारी स्पीड थी, एवरेज स्पीड क्या है, तो कैसे निकाली गई होगी एवरेज स्पीड, हार्मोनिक मीन से ही निकाली गई होगी। ठीक है, कह सकते हैं।
देखो अभी कोविड चल रहा है, सबसे लेटेस्ट हमारा यूज केस बन जाएगा, एग्जाम्पल बन जाएगा। कल पॉजिटिविटी रेट मान लीजिए 6.5% था, आज पॉजिटिविटी रेट मान लीजिए 5.8 है। बताओ इन दोनों दिन का एवरेज पॉजिटिविटी रेट क्या है? कैसे निकालोगे? हार्मोनिक मीन। कोविड के केस में सब रेट ही है, पॉजिटिविटी रेट कितने केसेस निकल रहे हैं, है ना। चलो, तो इस तरह से और ढेरों एग्जाम्पल हैं जो आप देख सकते हैं। फिलहाल ये तीनों के मीन हमारी समझ में आ गए, कब कौन सा यूज करना चाहिए ये भी समझ में आ गया। अब इन, हाँ ये भी ठीक है, नेटवर्किंग का एग्जांपल दे सकते हो, थोड़ा टेक्निकल हो गया लेकिन ठीक है, कि जब आप नेटवर्क पे डेटा ट्रांसफर करते हो तो डेटा ट्रांसफर देखो वो भी स्पीड ही हो गया, लेकिन एग्जांपल ठीक है। लेकिन अगर आप सोचो कि वो भी स्पीड ही है, ट्रांसफर की स्पीड, डेटा पैकेट ट्रांसफर हो रहे हैं बाइट पर सेकेंड, 2 Mbps की स्पीड है, तो वो भी स्पीड ही निकली, लेकिन एग्जांपल सही है। मोमेंटम कैसे, थोड़ा और बताओ। हाँ दे सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल वो होने चाहिए जो थोड़ा लेमैन से रिलेट करें, क्योंकि वो एग्जाम्पल तभी सही माने जाएंगे। अगर बहुत टेक्निकल एग्जाम्पल हो गया तो फायदा क्या हुआ, टेक्निकल टर्म्स को तुम समझ ही रहे थे, और उसको समझने के लिए जो एग्जाम्पल वो भी एक टेक्निकल हो गया। तो मतलब ठीक है, गलत नहीं है, जो आप कह रहे हैं वो सही है, बट कोशिश करें कि एग्जाम्पल वो रखें जो लेमैन से रिलेटेड हो। एक आम इंसान को घर में आपका छोटा भाई बहन है उसे समझाओ तो उसे समझ में आ जाए, है ना। चलो, अब अभी जो मैंने आपको ये 3 मीन निकालने बताए हैं, इन तीनों के ऊपर एक छोटा सा रिकमेंडेशन सिस्टम बनाया जा सकता है, बहुत जीरो लेवल का रिकमेंडेशन सिस्टम, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, है ना। तो वैसे तो वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है, लेकिन हम एक मीन का यूज करके अगर कुछ करना चाहे तो कर सकते। तो मैं आपको हिंट दूंगा, आपको अपना अपना सेंस लगाना है और बताइए कि सर क्या हो सकता है। इस एग्जाम्पल को पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप अपने ब्रेन में प्रोसेस करिए, डिसीजन लीजिए और मुझे आंसर बताइए। 2 मूवी है, एक का नाम मूवी 1 है, एक का नाम मूवी 2 है। मूवी 1 की जो रेटिंग है वो 3 दी गई है, मूवी 2 की जो रेटिंग है वो 4 दी गई है। मूवी 1 की जो 3 रेटिंग आई है वो 80 लोगों ने रेटिंग दी है, तो 3 रेटिंग आई है, मतलब किसी ने 5 भी दी होगी, किसी ने 2 भी दी होगी, तो ये एक एवरेज रेटिंग है। 80 लोगों की एवरेज रेटिंग 3, और मूवी 2 को रेटिंग 4 मिली है, 70 लोगों ने रेटिंग दी है। अब मुझसे कहा गया कि आप इस डेटा को देखकर अगर कोई मूवी रिकमेंड करना चाहेंगे तो वो कौन सी करना चाहेंगे, मूवी 1 रिकमेंड करेंगे या मूवी 2 करेंगे, विद फैक्ट। क्योंकि गैस करोगे 2 ही ऑप्शन है, कोई एक तो सही होगा ही होगा, है ना, विद एक्सप्लेनेशन कि आपने जो आंसर दिया वो वही क्यों दिया। तो पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, प्रोसेस करिए। रेटिंग 3 है मूवी 1 की, 80 यूजर्स ने देखा है। मूवी 2 की जो रेटिंग है वो 4 है और 70 यूजर्स ने देखा है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ क्योंकि अभी आप गैस ही करोगे, है ना। तो मूवी 1 में अगर मैं सिर्फ इस वाले फैक्टर को देखूं, भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए ये कौन है, तो इन दोनों के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो ग्रेटर कौन है, 4, तो मैं क्या बोल दूंगा, मूवी 2 देखो, मूवी 2 की रेटिंग अच्छी है, ठीक है। अगर मैं इस वाले फैक्टर को भूल जाऊं और सिर्फ इस वाले को ही देखूं, तो मैं क्या बोलूंगा, यार 80 लोग देखा है उस मूवी को, उसको सिर्फ 70 ही देख कर आए हैं, वो ज्यादा अच्छी होगी, कह सकते हैं ऐसे। जहां ज्यादा भीड़ लगी हुई है वहां कुछ अच्छा ही हो रहा होगा, ये एक नजरिया हो सकता है।
है ना। तो अब अगर इस तरह से सोचोगे तो बोलोगे मूवी 1 देख कर आ जाओ। फिर हमने कहा कुछ ऐसा करो, इन दोनों को मिलाकर एक कर लो, इन दोनों से कोई एक सिंगल वैल्यू निकाल लो और इन दोनों से कोई एक सिंगल वैल्यू निकाल लो। उसके बाद फिर जो सिंगल वैल्यू आए उसके बेस पर बताना कि कौन सी मूवी हम रिकमेंड करेंगे। तो दो को एक में समराइज करना है, यानी कि रेटिंग और यूजर को पहले मिलाकर कोई एक चीज मुझे निकालनी है। तो एवरेज निकालो, 3 और 80 का मीन निकालो, 4 और 70 का मीन निकालो। तो अब कौन सा मीन निकाले सर, 3 तो मीन होते हैं। हमने कहा शुरू करो पहले वाले से। पहला वाला कौन था, अर्थमेटिक था। तो अर्थमेटिक मीन निकालो, 80 + 3 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 41.5। 74 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 37। अगर मैं अर्थमेटिक एवरेज इन दोनों का निकालूं, फिर इनका भी निकालूं और फिर इन नंबरों को देखूं, तो आप कौन सी मूवी रिकमेंड करेंगे, मूवी 1। हमने कहा चलो एक काम करो, अर्थमेटिक मत निकालो, अब इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालो। अगर मैं इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालता हूं तो कितना आएगा, 80 × 3 यानी 240, और 240 का क्या लगेगा, स्क्वायर रूट, 240 का स्क्वायर रूट। और यहाँ पे कितना आएगा, 7 × 4 = 280, 280 का स्क्वायर रूट। अब क्या आएगा उसको छोड़ो, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि इसका ज्यादा आएगा। तो अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से आंसर दूंगा तो मैं बोलूंगा मूवी 2 देख कर आओ। सर हार्मोनिक मीन भी क्यों छोड़ रहे हो, वो भी निकाल लो। तो हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा, 2 डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 1/80। अच्छा तो मेहनत नहीं करते, ज्यादा समय नहीं लगाते। हार्मोनिक मीन इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि ये अपने आप में एक रेट नहीं है, रेटिंग अलग है, यूजर अपने अलग है। ये अपने आप में एक रेट नहीं है, ये अपने आप में एक रेट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हार्मोनिक मीन हम नहीं निकालेंगे, उसमें समय खराब नहीं करते। तो अब रह जाता है हमारे पास कि अगर अर्थमेटिक एवरेज इन दोनों का लेकर डिसाइड किया जाए तो मूवी 1 बढ़िया है, और ज्योमेट्रिक एवरेज निकालकर अगर इन दोनों को हम डिसाइड करें तो फिर हमारा मूवी 2 बढ़िया है। अब आप जो पढ़ाया गया है उनको सोचिए और बताइए कि अर्थमेटिक मीन निकालना सही है या ज्योमेट्रिक मीन निकालना सही है यूजर और रेटिंग का। अच्छा तो आप मुझे एक चीज बताओ कि कोई भी यूजर रेटिंग मिनिमम क्या दे सकता है, 1। भाई जब आप किसी को रेट करने जाओ 1 स्टार तो सेलेक्ट करोगे ही करोगे, वरना वो रेटिंग ही नहीं होगी 0 स्टार की। तो मैक्सिमम कितने स्टार होते हैं इन जनरल, 5 स्टार ही होते हैं इन जनरल। अब मूवीज की बात करें तो मूवी तो 5 स्टार पे चलता है, 1 to 5, यानी कि ये नंबर 1 हो सकता था छोटा से छोटा, और बड़े से बड़ा क्या हो सकता था, ये 5। ये नंबर 5 से ज्यादा नहीं हो सकता था, ना ये 5 से ज्यादा हो सकता था, ना 1 से कम हो सकता था। ये बताओ एक मूवी को कितने यूजर रेट कर सकते हैं, कम से कम एक तो करेंगे तभी तो रेटिंग बनेगी। ज्यादा से ज्यादा कितने यूजर रेट कर सकते हैं, एन। कितने करो, 80 करो, 800 करो, 8000 करो, 8 लाख करो, लेकिन रेटिंग 5 से ज्यादा नहीं जाएगी। अगर 8 लाख यूजर भी आ जाए और वो मूवी को रेट करें तो वो भी रेटिंग जो करेंगे वो भी हमारा 1 to 5 के बीच में करेंगे। तो ये नंबर कभी भी 1 से छोटा 5 से बड़ा नहीं होगा, और ये नंबर 1 से छोटा नहीं होगा, लेकिन 5 से बहुत बड़ा हो सकता है, 600, 200, 500, 5000, 5 लाख, एन हो सकता है। ये अलग रेंज का नंबर है, ये अलग रेंज का नंबर है, लेकिन ये रेट नहीं है। अलग अलग रेंज के नंबर जब भी आते हैं तो हमेशा कौन सा मीन यूज किया जाता है, ज्योमेट्रिक मीन। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक मीन अब मुझे अगर रिकमेंड करना होगा तो कौन सी मूवी अच्छी है, हमारी मूवी 2 की क्वालिटी बेटर है, तो आपको मूवी 2 को रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि 280 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो बड़ा आएगा देन 240 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए
तो आई होप ये तीनों मीन आपको समझ में आ गए। थिंग इज कि हमें आते तो शायद उस दिन भी थे जब हमने 8th में 9th में पहली बार पढ़े थे, लेकिन वहां पर सिर्फ फार्मूले पढ़ाए गए थे। वहां पर ये नहीं पढ़ाया गया था कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। तो सोचो जिस दिन हमें पढ़ाए गए थे उस दिन हम समझ नहीं सकते थे। उस दिन सिर्फ फार्मूले से ही हम आंसर ला सकते थे नंबर लाने के लिए, उससे ज्यादा 9th क्लास में पर्पस शायद नहीं रहा होगा। तो सर ऐसे 9th क्लास में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? सिलेबस ही इतना है, कहाँ तक पढ़ाओगे फिर? तो पूरी किताबें कैसे पूरी करोगे फिर? तो वहां पर्पस अलग है, और यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जा रही है, इसका पर्पस अलग है। फार्मूले वही लगेंगे, लेकिन यहाँ पर रियल वर्ड को आपको फोकस करना है कि रियल वर्ड में चीजें कहाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो जितनी भी डेटा साइंस एआई के अंदर मैथमेटिक्स यूज होती है, जैसे अभी जिनका एआई होगा उनको पढ़ाऊंगा मैं कैलकुलस। कैलकुलस का नाम सुनते ही ये चीज आपके दिमाग में आती है, d/dx। हमें नहीं पता कि हमें ये क्यों पढ़ाया गया था, लेकिन हमें आता है। इसके फार्मूले थे कि अगर x⁴n फार्मूला होगा तो nx-1 हो जाएगा, अगर log होगा तो ये हो जाएगा, जो भी लिखोगे वो कुछ ना कुछ हो ही जाता होगा। लेकिन मुझे ये बताओ दुनिया में ये कहाँ यूज होता है, किस सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो जब आप एआई पढ़ेंगे तो आपको वो वजह बताई जाएगी कि ये वो वजह थी जिसकी वजह से आपको 9th क्लास में ये पढ़ाया गया था। हमने पढ़ा फार्मूले के लिए, लेकिन हम अब एआई में पढ़ेंगे इसको रियल वर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और, ये साइन कॉस टेन पता नहीं क्यों आए थे लाइफ में हमारी। अब देखो, जो लोग डेटा साइंस पढ़ेंगे उनको ये पढ़ाया जाएगा कि कॉस थीटा होता क्या है, लेकिन उसकी एक वजह होगी। कॉस थीटा क्यों पढ़ रहे हो? दुनिया के अंदर कॉस थीटा कहाँ होता है? होता है, बिल्कुल होता है भाई। जब आप पढ़ोगे आगे चलकर अभी डेटा साइंस में, तो आपको दिखेगा कि दुनिया के अंदर कॉस थीटा भी होता है। तो इसका मतलब है कि जितना भी डेटा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ना, उस डेटा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में मैथ्स के कॉन्सेप्ट का बहुत रोल होता है। मैथ्स के कौन कौन से फील्ड? स्टैटिस्टिक्स, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, ठीक है, कैलकुलस हो गई, एलजेब्रा का काफी यूज होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिक्स, इनका काफी यूज होगा आगे चलकर। लेकिन अच्छी बात सिर्फ यही लगती है कि ये बोरिंग नहीं है, ये फार्मूला बेस्ड नहीं है, इनके पीछे एक वजह है। हर चीज जो यहाँ रखी गई है डेटा साइंस एआई में, उसके पीछे एक वजह बताई गई है। तो इंटरेस्ट आता है बहुत। बहरहाल हमारा भी इंटरेस्ट होना चाहिए, तब आएगा। अब हम तो ये सोचकर बैठे हैं बड़ी मुश्किल से 9th में पास हुए थे, एक फोबिया था हमारे अंदर, तो अब फिर से ही आ गया। तो भाई आप गलत ट्रैक पर चल रहे थे, है ना, अगर ऐसा कुछ है। फिलहाल मेन हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, इसकी बात करते हैं। तो मीन के बाद का कॉन्सेप्ट आता है मीडियन। मीडियन पहले फॉर्मूले से समझ लेते हैं क्या होता है, थोड़ा फैमिलियर हो जाएंगे। उसके बाद रियल वर्ल्ड में मीडियन कहाँ होता है और कब निकाला जाता है, एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। तो मेरे पास कोई एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज पड़ी हुई है। मान लीजिए 2, 3, 10, 6, 8, 4, कुछ भी मैंने ऐसे करके यहाँ पर लिखा। अब अगर आपसे कहा गया कि इस लिस्ट का मीडियन बताइए, क्या होगा मीडियन? तो देखते हैं क्या आता है मीडियन। तो मीडियन का पहला स्टेप होता है निकालने का कि जो लिस्ट है या जो आपका ग्रुप है, जिसको हम पाइथन में लिस्ट कह रहे हैं, जावा वाले एरे बोलेंगे। भाई जावा में थोड़ा ना लिस्ट होती है। क्या जावा के अंदर स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ सकते? क्यों नहीं पढ़ सकते? वहां पर ग्रुप चाहिए, वहां ग्रुप कौन बनाएगा? एरे बनाएगा।
तो भामेरी बोलेंगे। तो कोई तीसरी लैंग्वेज होगी, तीसरी लैंग्वेज में ग्रुप का नाम कुछ और होगा, वो टेक्निकल मीनिंग है, उसको फोकस ना करके अपने कॉन्सेप्ट फोकस करना है। तो हम पाइथन प्रोग्रामर, इसलिए हम लिस्ट का यूज कर रहे हैं। तो अब अगर आपसे कहा जाए इस लिस्ट का मीडियन निकालना है, तो पहला स्टेप ये होगा, इस लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं इसको सॉर्ट करूंगा तो मेरे पास कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका सॉर्टेड फंक्शन के अंदर मैं इसको पास कर देता हूँ। अब ये आप मुझसे पूछोगे सर ये कहाँ से आ गया, कौन होता है, तो अब वो देर हो चुकी है ना, ये सब हम पाइथन के अंदर पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं उससे। तो ये क्या करेगा, ये हमारा इस लिस्ट के सारे एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, इस लिस्ट को दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए और मिड जो वैल्यू है उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले ये पता करिए इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 9 एलिमेंट्स है, नहीं ऑड एलिमेंट्स है, तो ऑड एलिमेंट्स है तो दो पार्ट बराबर बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट से कर दीजिए, जो एक वैल्यू बचेगी बीच की वो मीडियन होगा। तो ये चार एक तरफ कर दीजिए, ये वाले जो चार है 1 2 3 4 ये एक तरफ कर दो, और ये वाले चार एक तरफ कर दो। कौन बचा बीच में, जो बचा वही हमारा मीडियन है। तो किसी भी लिस्ट का अगर मीडियन निकालना हो, तो मीडियन निकालने के लिए पहले उस लिस्ट के एलिमेंट को सॉर्ट किया जाता है, फिर लिस्ट का मिड पॉइंट निकाला जाता है। मिड पॉइंट का मतलब है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे ऑड हैं, तो लेफ्ट एंड राइट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट को स्किप कर दीजिए, और जो मिड वैल्यू बची वो हमारा मीडियन है। लेकिन अगर मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट मान लीजिए यहाँ पर मैं एक बढ़ा देता हूँ, मैंने यहाँ पर 5 कर दिया, तो अब कितने एलिमेंट हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सर इसके दो टुकड़े कैसे करें बराबर बराबर, क्योंकि अगर 5 इधर और 5 इधर करें तो बीच में कोई बचा ही नहीं, फिर तो ये थोड़ी बोलेंगे इसके मीडियन नहीं होगा। क्या करो, 4 इधर और एक, 4 इधर हो गए ये, और 4 इधर ये हो गए, बीच के जो दो बचे, जो बीच में दो बचे इवन के केस में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इवन है तो कैसे निकाल रहे हैं, तो बीच के जो दो बचे इनका अर्थमेटिक मीन, इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा, तो देखो जब मैं मीन बोलूं तो बाय डिफॉल्ट वो अर्थमेटिक मीन होगा। जब ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बोलना होगा तो बोलूंगा ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन में अर्थमेटिक वर्ड अगर मैं ना बोलूं तो बाय डिफॉल्ट वो अर्थमेटिक मीन ही माना जाए। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड वर्ड वाइड चल रहा है। तो 6 और 8 का क्या निकाल लिया मैंने, मीन निकाल लिया। अब जो मीन आएगा वो हमारा क्या निकलेगा, मीडियन होगा। तो ये जो मीन निकल कर आएगा 6 और 8 का 14/2 यानी कि 7। तो इस लिस्ट का जो मीडियन आएगा वो 7 आएगा, और ये मीडियन हो गया डायरेक्ट यही। ये तो हो गया सर, मैंने आपको समझा दिया। अब इस काम को करने का स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल में क्या कोई फंक्शन दे रखा, हमने कहाँ दे रखा है, तो अगर मैं इसका निकालूं तो ये मैं हटा देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट निकालूंगा, मुझे सॉर्ट भी नहीं करना। जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो फंक्शन है जिसका नाम है मीडियन, इसको लिस्ट दे दो, अपने आप देखेगा, अपने आप सॉर्ट करेगा, अपने आप मिड वैल्यू सब निकालेगा। अगर हम ही निकालेंगे तो स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल ही क्यों पढ़ रहे हैं। ये आ गया एक, और यहाँ पर आना चाहिए मुझे मीन, समझ में आ गया, फार्मूले भी आ गए। मीडियन सिर्फ फार्मूले आए हैं, समझ में नहीं आया अभी कि करता क्या है, क्या कहना चाह रहा है। अब इन दोनों को एक साथ अगर मैं लिखूंगा तो थोड़ा सा एक कदम हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस लिस्ट का जो ये लिस्ट है अभी, अगर मैं आपसे कहूं
इसकी मीन निकालिए तो आसान है हमारे लिए। ये लीजिए मीन 6.7। इस लिस्ट का मीडियन निकालिए। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो इसमें 12 था इसको मैं 52 कर देता हूं। दिमाग लगा के बताना, तुक्का मत लगाना। इन दोनों में क्या कोई बदलेगा? जो पहले मीन और मीडियन आया था और अब जो मीन मीडियन आएगा 12 को 52 करने के बाद, क्या कोई चेंज आएगा आउटपुट में या सेम आएगा? क्या बदलेगा? मीन तो बदलेगा, क्योंकि मीन में क्या होता है हमारा प्लस हो रहा है। तो पहले +12 हुआ था, इस बार +52 होगा, तो फर्क तो पड़ेगा सर। अच्छा मीडियन, मीडियन में पहले क्या होगा, सारे एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में आएंगे। तो 12 तो लास्ट में आया था, अगर 12 का 52 बना देंगे तभी तो वो लास्ट में आएगा। अब उसमें तो बस 2 टुकड़े करने होते हैं, उसमें कौन सा गुणा भाग प्लस माइनस करनी है। तो अगर मैं एक चेंज कर दूं तो मीन बदल जाएगा, बट मीडियन मेरा शायद नहीं बदलना चाहिए, है ना। अब बस मैं आपको एक कदम आगे लेके गया हूं, अभी एग्जैक्ट अभी भी समझ में नहीं आया मीडियन करता क्या है। सिर्फ एक कदम आगे निकले कि हाँ मीन और मीडियन में कुछ तो अलग होता है, इतना समझ में आ रहा है। ये एक बात तो नहीं होती है ना। जिसको ये एक बात लग रही थी उसे क्लियर हो गया, एक बात तो ये नहीं होती, ये 2 अलग बातें हैं। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, लेट अस सपोज 80 एम्प्लॉयज हैं। इन सब की सैलरी का जो एवरेज सैलरी है, यानी कि जो मीन सैलरी है, मान लीजिए वो हमारा 30,000 है। अब कंपनी का जो मालिक है, जो ओनर है, उसके सामने ये आंकड़े रखे गए कि आपके यहाँ पर 80 लोग काम करते हैं, ऑन एन एवरेज सैलरी 30,000 आपकी आती है। जब ध्यान से देखा गया तो हमने ऐसा पाया कि एम्प्लॉय की सैलरी किसी की 2,000 है, किसी की 2,500 है, किसी की 1,500 है, किसी की 4,000 है, किसी की 2,000 है। अब आप बोलोगे सर अगर सैलरी ऐसे है तो 30,000 कैसे आ गई एवरेज? क्योंकि 80 में हो सकता है 60 से 70 एम्प्लॉय की सैलरी 2-2,500 3,000 की रेंज में हो, और जो 10 एम्प्लॉय है उनकी सैलरी 90-90,000, 1.5-1.5 लाख 2-2 लाख है। इसी वजह से एवरेज क्या आ गया, 30,000 आ गया। समझ में आ रहा है? एवरेज हमें बहुत धोखे में रख सकता है कभी कभी, क्योंकि एवरेज से हम इंडिविजुअल डेटा पॉइंट को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे कि कहां पर वैल्यू बहुत डाउन है, कहां वैल्यू बहुत अप है, क्योंकि वो बहुत डाउन और बहुत अप वैल्यू को बैलेंस कर देगा। इसीलिए मीन कभी कभी एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता डेटा को समझने के लिए। जैसे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कंपनी का मालिक अगर इस कॉन्सेप्ट को जानता है, स्टैटिस्टिक्स को जानता है, तो वो एवरेज सैलरी कभी नहीं पूछेगा अकाउंटेंट से। अकाउंटेंट से वो ये नहीं बोलेगा कि बताओ मेरे यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज एवरेज सैलरी क्या है, क्योंकि वो जानता होगा कि बहुत से एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा होगी, बहुत से ऐसे जिनकी सैलरी बहुत कम होगी। एक एवरेज सैलरी तो दिखेगी, मुझे लगेगा मेरे यहाँ पर सारे एम्प्लॉय बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन ऐसा गलत हो सकता है सोचना। कुछ ही एम्प्लॉय बहुत अच्छा कर रहे हैं जिनका बढ़िया चल रहा है फैमिली लाइफ, लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयज परेशान है, उनकी सैलरी बहुत कम है। तो एवरेज सैलरी एक सही
पैरामीटर नहीं रहा वहां पर। अब यहां पर जो हमारा मीडियन है वो हमारा क्या बताता है, हाफ इंटरवल में क्या है वो बताता है। हाफ इंटरवल का मतलब क्या है, अगर आप कह रहे हैं कि 80 एम्प्लॉइज हैं और आपने मीन सैलरी बताई 80 एम्प्लॉय की 30,000, तो इससे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं आया कि कितने एम्प्लॉयज ऐसे रहे होंगे जिनकी सैलरी बहुत हाई है और कितने एम्प्लॉय ऐसे रहे होंगे जिनकी सैलरी बहुत कम है। कुछ नहीं पता चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मुझसे कोई बोल दे साथ में कि भाई मीडियन बताना है आपके लिए, कुछ गैस कर पाओ तो कर लेना, तो मीडियन बता दिया किसी ने, मान लीजिए 25,000। अब इसका मतलब ये हुआ कि 80 में से हाफ कर दो, कितने एम्प्लॉय बचे, 40। 40 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 25,000 से कम है और 40 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है। पहले से बेटर पोजीशन में आ गए, यानी कि आप इस बात को श्योर कर लेंगे, अगर मीडियन 80 एम्प्लॉय का 25,000 है तो कम से कम आधे एम्प्लॉयज ऐसे जरूर हैं जिनकी सैलरी मीडियन से कम है और आधे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी सैलरी मीडियन से ज्यादा है। अब आपके मन में जो चल रहा था डर सा एक, वो खत्म हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 4 से 8 एम्प्लॉय की सैलरी 2-2 लाख रुपए हो और बाकी 70 एम्प्लॉय की सैलरी 2-3 हजार रुपए हो। मीडियन ने ये बात बता दी कि नहीं भाई, 40 एम्प्लॉय ऐसे जरूर है जिनकी सैलरी ये है। सोचो, अगर मीडियन 28,000 आ जाता, इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब ये होता कि 40 एम्प्लॉय ऐसे जिनकी सैलरी 28,000 से कम है और 40 ऐसे जिनकी सैलरी 28,000 से ज्यादा है। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि मीडियन 28,000 नहीं आया, मीडियन कितना आया, मीडियन आया 5,000, सोचने वाली बात हो जाएगी एक एम्प्लॉयर के लिए। मीडियन 5,000 का मतलब है आधे एम्प्लॉयज ऐसे जिनकी सैलरी 5,000 से कम। 40 एम्प्लॉय क्लियर दिख रहा है ऐसे जिनकी सैलरी 5,000 से कम है और बाकी के 40 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 5,000 से ज्यादा। अब कितनी ज्यादा नहीं पता, कितनी ज्यादा, लेकिन एक फिगर तो मिल गया कम से कम कि अगर एवरेज सैलरी 30,000 है और मीडियन 5,000 है, मतलब कहीं ना कहीं प्लस माइनस वाली सिचुएशन है। तो जब आपका मीन और मीडियन आस पास हो तो आप समझ जाते हैं कि सारी वैल्यूज जो हमारी लिस्ट में है वो लगभग एक जैसी है। अगर ये मीन और मीडियन अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे डेटा में बहुत अप्स एंड डाउन है। बहुत वैल्यूज ऐसी है जो बहुत हाई है और बहुत सी वैल्यू ऐसी है जो बहुत लो है। तो मीन और मीडियन जब मिल जाते हैं तो हमारे डेटा के बारे में थोड़ा अच्छे से तो बता सकते हैं कि डेटा के अंदर इंडिविजुअल जो वैल्यूज हैं वो क्या हो सकती हैं। फिर सुनेंगे, मीन और मीडियन की वैल्यू अगर एक जैसी आ रही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि आपकी लिस्ट में, आपके डेटा में जो इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं वो लगभग एक जैसी रेंज में है, बहुत ज्यादा अप डाउन में नहीं है। लेकिन अगर ये मीन और मीडियन बहुत अलग आते हैं, इनमें बहुत डिफरेंस आता है, तो हम ये मानेंगे कि आपके डेटा में बहुत सी वैल्यूज ऐसी है जो बहुत हाई है और बहुत सी वैल्यू ऐसी है जो बहुत लो है। डेटा को अगर आप समराइज करना चाहते हैं तो इन दोनों को एक साथ लेकर समझा जाता है। ठीक है, आई होप मीन और मीडियन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ भी रहा होगा। देखो यहाँ पर लगभग एक जैसा आ रहा है, तो सारे पॉइंट एक जैसे लग गए, लेकिन यहाँ पर देखो डिफरेंस बढ़ गया। डिफरेंस बढ़ गया मतलब कोई वैल्यू ऐसी है जो हाई है, कोई एक हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, वो एक तो हमने दिख ही रही है। ठीक है, चलो। अब अगर आपसे कहा जाए कि एक डेटा साइंटिस्ट की मीन सैलरी 30,000 है, दूसरी तरफ अगर ये कहा जाए एक डेटा साइंटिस्ट की मीडियन सैलरी 30,000 है, तो इन दोनों स्टेटमेंट से आप क्या समझेंगे, इन दोनों स्टेटमेंट से आप क्या समझेंगे। फिर सुनेंगे, अगर आपसे कहा जाए
कि डेटा साइंटिस्ट की मीन सैलरी 30,000 है, तो आपका दिमाग बोलेगा कि भाई ऐसा हो सकता है कि जिसका एक्सपीरियंस बहुत कम है उसकी सैलरी कम होगी, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा उसकी सैलरी बहुत ज्यादा होगी, तो उन्होंने एवरेज बता दिया 30,000 होती है। यही तो सोचेंगे, सबकी 30,000 तो नहीं होगी ना, किसी की 2 लाख भी होगी, किसी की 3 लाख भी होगी, किसी की 5,000 भी होगी। आपने तो एवरेज बता दिया बस हमें, ताकि अच्छा लगे सुनने वाले को, है ना। लेकिन अगर मैं मीडियन बताऊंगा और टेक्निकल होगा, लेकिन अगर आप जानते होंगे तो आप जल्दी समझ लोगे। अगर किसी ने कहा कि डेटा साइंटिस्ट की मीडियन सैलरी 30,000 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी फ्रेशर से लाइफ अपनी शुरू करता है, ठीक है, कितना साल आईटी इंडस्ट्री में काम करेगा, कितना काम कर लेगा? 20 साल। 20 साल ज्यादा नहीं कर पाता, है ना। 25 साल कर लेगा, 30 साल कर लेगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा, है ना। तो चलो 30 मान लो। कोई भी आदमी आईटी इंडस्ट्री में 30 साल काम, भाई 25-26 साल पे तो नौकरी लगेगी, 60 साल रिटायरमेंट होती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो 30 मान के चलो। काम ज्यादा कराते हैं प्राइवेट सेक्टर में तो पहले रिटायर हो जाते हैं हम लोग, है ना। तो अब आप 30 मान के चलो, तो 0 से 30 हमने एक एक्सपीरियंस लेवल माना, तो उसमें मीन सैलरी बताएगी 30,000, मीडियम सैलरी बताएगी 30,000। का मतलब क्या है कि कम से कम आधा अगर मैं कर लूं, मतलब 15 साल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात कर लूं, तो 15 साल एक्सपीरियंस से कम जितने भी लोग होंगे उनकी सैलरी कम से कम कितनी होगी? हमारी 30,000 जरूर होगी। और अगर मैं एक्सपीरियंस का लेवल 10 साल का मान के चलूं, अगर 10 साल का मान के चलूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई कम से कम 30,000 सैलरी वाले वो लोग जरूर होंगे जिनका एक्सपीरियंस 5 साल से कम है। ज्यादा चीजें आपको समझ में आएंगी अगर आप मीडियन को समझते हैं तो। ठीक है, चलिए, तो डिपेंड करेगा कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग मीडियन को समझा जा सकता है। ठीक। अब हमारा जो मीडियन होता है, इस मीडियन को भी हम 3 पार्ट में समझते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, आज नहीं समझते हैं, अगली क्लास में समझेंगे, क्योंकि फिर लंबा चलेगा ये, है ना। तो कल थर्सडे ऑफ रहेगा आपका, जैसे रहता ही है। अगली क्लास जो होगी वो आपकी फ्राइडे को होगी, सेम टाइम पर मिलेंगे फ्राइडे के लिए। तो मीडियन से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मीडियन को भी 3 अलग अलग फ्लेवर में समझाया गया है। तो मीडियन भी 3 तरह का होता है। अब वो क्या होता है, कैसे होता है, इतना पढ़ के आइएगा पहले। और जितना मैंने पढ़ाया है, सोचिए कि आप कहाँ सराउंडिंग्स में इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं समझने के लिए, जिससे कि और बेटर आपका जो ब्रेन होगा वो सोच पाएगा।